टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आरओ और एआरओ, ठीक है, ये एग्जाम के लिए मैंने कहा था कि मैं हर एक सब्जेक्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा जिनकी संभावना है वो पेपर में आपको मिल जाए, यानी जो 11 फरवरी को परीक्षा होने वाली है। हालांकि देखिए, मेरा ये पूरा प्रयास है कि वो टॉपिक आप जरूर टच करें जहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि यहाँ से आने वाला प्रश्न आप कर सकते हैं, और अगर फंसता है तो ये आपके लिए और मेरे लिए भी, दोनों के लिए अच्छी बात होगी। चलिए, इसमें हम सबसे पहले देखें कि जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या है, नदी का नाम दे रखा है और यहाँ पर प्राचीन नाम दे रखा हुआ है। जैसे सतलज है तो सतलज को शतुद्री कहते थे। क्या कहते थे? शतुद्री कहते थे। रावी को क्या कहते थे? रावी को कहते थे परशुनी। चेनाब को अस्किनी। झेलम को कहते थे बितस्ता। और बितस्ता का ये युद्ध हुआ था जब सिकंदर जब आया था तो 326 ईसा पूर्व, कब? 326 ईसा पूर्व क्या हुआ था? बितस्ता का युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध इसे बोलते हैं, जिसमें सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी और इसमें से पोरस की हार हुई थी। साथ ही बात करें ब्यास, जो ब्यास जो है वो इसे विपाशा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस नदी को परिगणित नदी भी कहा जाता है, परिगणित नदी भी कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही सिकंदर की जो सेना है उसने ब्यास नदी, जो ब्यास नदी है उसे पार करने से मना कर दिया था। गोमल बात करें तो इसकी गोमती है। काबुल को कहते हैं कुंभा। गग्गर जिसका एक नाम चितंग भी है, और इसे उस वक्त कहते थे दृशदती। ये पूछी जा सकती है, जब भी ये नदियां पूछी जाएंगी तो ध्यान रखिएगा ये कूट मिलान वाले सेक्शन में आती हैं। गंडक तो सदानीरा। कुर्रम बात करें तो ये आपकी कुर्मू है। कौन सी है? कुर्मू है, ठीक है। सिंध को सिंधु और स्वात को सुवस्तु। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक में, मतलब ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो नदी का उल्लेख किया गया है वो सिंधु नदी है, लेकिन सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? वो है आपकी सरस्वती। आपको ये पढ़ना चाहिए। जो सरस्वती जो नदी थी, इनकी सबसे पवित्र नदी थी और इसे नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया है। आई थिंक अब इस बात को आप समझ लिए होंगे, अच्छी तरह से इस बात को कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न आता है जो कि दर्शन से है, और यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कि प्राचीन काल के दर्शन और उनके रचयिता कौन कौन से हैं। तो चरवाक, जिन्हें भौतिकवादी भी कहा जाता था, इनके तो रचयिता या प्रवर्तक आपके चारवाक ही थे। सांख्य दर्शन के आपके कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि थे। योग के हैं आपके पतंजलि, और पतंजलि ने जो पुस्तक लिखी थी वो हठ योग प्रदीपिका लिखी थी। और आप बता दूं, जो साकेत है ना, साकेत और या अयोध्या जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यहां पर जो अश्वमेध यज्ञ किया था वो किया था पुष्यमित्र सुंग ने। किसने किया था? पुष्यमित्र सुंग ने किया था, और उसके जो पुरोहित थे वो पतंजलि ही थे। ये पूछा जा सकता है। और इस बात की जानकारी कहां मिलती है? तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख में मिलती है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, उसमें ये बात की जानकारी मिलती है कि पतंजलि जो अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे, जो कि पुष्यमित्र सुंग ने किया था। चलिए अगला पॉइंट की बात करें तो इसमें न्याय दर्शन की बात चल रही है, और यहाँ पर गौतम जो है वो इसके संस्थापक है, न्याय सूत्र के संस्थापक है। पूर्व मीमांसा आपके जैमिनी है, उत्तर मीमांसा आपके बादरायण है, और वैशेषिक के आपके कणाद मुनि है, ठीक है। इन्हें उलूक भी कहते हैं, ठीक है। बात करें वेदांगों की, बात कर लेते हैं बच्चों। तो वेदांग हमारे देखिए कितने हैं? वेदांग हमारे कितने? 6 हैं। वेदांग कितने हमारे? 6 वेदांग हैं, जिसमें छंद को क्या कहते हैं? वेद के पाद कहते हैं। कल्प को क्या कहते हैं? वेद के हाथ कहते हैं। ज्योतिष को वेद की आंख कहते हैं। निरुक्त को वेद के कान कहते हैं। शिक्षा को वेद की नासिका कहते हैं, और व्याकरण को वेद का मुख कहते हैं। देखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है आप इस बात को समझेंगे और याद जरूर करेंगे। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। याद कर लीजिएगा कितने हैं वेदांग आपके? 6 हैं, गलत मत करके आइएगा। एक बार पुनः बात बोल रहा हूं। छंद क्या है? वेद के पाद हैं। दूसरा कल्प क्या है? वेद के हाथ हैं। अब सोचिए, मैं इस बात को अगर गंभीरता से बता रहा हूं तो इसे आने की आपकी प्रबल संभावना होगी, ठीक है। अब ज्योतिष क्या है? ज्योतिष है वेद की आंखें। निरुक्त क्या है? वेद के कान। शिक्षा क्या है? वेद की नासिका। और व्याकरण क्या है? वेद का मुख है, ठीक है। चलिए
आगे चलें तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए। जैसे उनके जन्म, तो जो कमल और सांड उनके जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग, घोड़ा, जो घोड़ा है वो गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल बोधि वृक्ष यानी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है वो आपके निर्माण का प्रतीक है। और मृत्यु जो है, सॉरी, स्तूप जो है वो आपकी मृत्यु के प्रतीक है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न महाजनपद से आ जाता है कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा, जिससे अतिरिक्त उपज पैदा हुई। और ये अतिरिक्त जो उपज हुई, इससे आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया, शिल्पी वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, और यहाँ से 16 महाजनपद की बात आती है। तो 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब इनका उल्लेख कहाँ पर है? इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 महाजनपद में गंगा घाटी में कितने थे, ये कई बार पूछा गया है। तो गंगा घाटी में आपके 10 महाजनपद थे। और यूपी में बात की जाए तो यूपी में आपके 8 महाजनपद थे। अब यहाँ से ज्यादा पूछा जाएगा तो राजधानी पूछी जा सकती है। जैसे काशी की वाराणसी थी, कौशल की श्रावस्ती और अयोध्या थी, अंग की थी चंपा थी। ध्यान रखना, चंपा जो है इसे मालिनी भी कहा गया है, ये पूछा जा सकता है। मगध की गिरिव्रज यानी राजगृह थी। बज्जी आपका विधे और मिथिला थी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावा थी। ध्यान रखिएगा, बज्जी और मल्ल यहां पर गणतंत्र था। क्या था? गणतंत्र था। चेदी की बात करें तो चेदी है सुक्तिमती। वत्स आपका कौशाम्बी। कुरु आपका इंद्रप्रस्थ। पांचाल जो था तो उत्तरी पांचाल अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल थी। ध्यान रखना, पांचाल 2 भाग में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल की अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की आपकी कंपिली थी। मत्स्य की जो थी वो विराटनगर थी। सूरसेन की जो थी मथुरा थी। अस्मक की जी पोटन या पोतली थी। ठीक है, अवंती की हम बात करें तो अवंती की भी 2 राजधानियां थी, उज्जैनी एंड द महिष्मती। और जो उज्जैनी है वो उत्तरी अवंती की थी और महिष्मती जो थी वो दक्षिणी अवंती की थी। गंधार की हम बात करें तो ये तक्षशिला है। और कंबोज कहाँ की है? कंबोज की आपका कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की भी सूची प्राप्त होती है। 16 महाजनपद में अस्मक एक ऐसा था जो दक्षिण भारत में स्थित था। साथ ही यहाँ पर मौर्यकालीन जो अधिकारी हैं इनकी भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कूटब्राह्मण वाला प्रश्न यहाँ भी बन सकता है। सरसरी तौर पर इसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए, जो तीर्थ और ये विभाग है, मंत्री प्रधान, पुरोहित कौन सा होता था? प्रधानमंत्री होता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता, इसके पूछे जाने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है। यह राजस्व विभाग का प्रधान होता था, जिसे आज आधुनिक युग में वित्त मंत्री से कहते हैं। साथ ही सन्निधाता आपका राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक आपका सेना का संचालक होता था। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मांतक था वो उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल पुलिस अधिकारी होता था। व्यवहारिक आपका नगर का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था। तो यहां से और अगर बात पूछा जाए तो यहाँ पर अंतपाल, आठविक, द्वारिक और अंतर्वेशिक, इन चारों में से कोई पूछा जा सकता है। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ध्यान रखना, अंतपाल जो है अंदर का नहीं है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। आठविक है ये वन विभाग का प्रधान है। हम जानते हैं 8वीं वन का पर्यायवाची है, जंगल का पर्यायवाची है। तो वन विभाग का प्रधान कौन होता था? आठविक होता था। द्वारिक की हम बात करें तो राजमहल का देखरेख करने वाला प्रधान द्वारिक होता था। अंत्यवासी की बात करें तो ये अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, इसमें तीर्थ कितने थे ये कई बार प्रश्न आ सकता है। तीर्थ थे वो थे 18। कितने थे? 18 तीर्थ थे। और अध्यक्ष की बात करें अर्थशास्त्र में तो 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। जैसे लक्षणाध्यक्ष मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष होता था और यही सिक्के जारी करता था। पोतवा अध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष राजकीय धन जुर्माना आदि कार्यों का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। सीता राजकीय भूमि को कहा जाता था।
अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। विविधाध्यक्ष की बात करें बच्चों तो यहाँ पर ये चारागाहों का अध्यक्ष है। यहाँ पर और कौन सा पूछा जा सकता है तो पण्याध्यक्ष पूछा जा सकता है, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष है। नवाध्यक्ष आप जानते हैं नौसेना का होगा। सूना अध्यक्ष जो है बूचड़खाने का अध्यक्ष है। संस्था अध्यक्ष आपका व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। गणका अध्यक्ष की बात करें तो वेश्यालयों का निरीक्षक होता था। यहां से मुद्रा अध्यक्ष की बात करें तो ये पासपोर्ट का विभाग का अध्यक्ष होता था। तो यहां से जो बहुत महत्वपूर्ण में जो प्रश्न है ये पूछे जा सकते हैं। देखिए यूनानी लेखकों ने इन अध्यक्ष को क्या कहा है, मजिस्ट्रेट कहा है, यह भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, अब साथ ही मौर्य काल में जो आपकी राजधानी है ये पूछी जा सकती है। देखो यहाँ उत्तरापद के 5 प्रांत थे मौर्य काल में। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की आपकी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग की तोसाली और प्राची आपकी पाटलिपुत्र की थी। मैं ये वाला जो वीडियो बनाया है इसमें से मुझे लगता है कि एक आध दो प्रश्न जरूर आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा मैं अब छोटे छोटे वीडियो लगातार बना रहा हूं, पूरा नहीं है, लेकिन हाँ जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है वो सेक्शन आप एक बार इस वीडियो को देख करके जाइएगा। मुझे उम्मीद है वहां से प्रश्न जरूर आ सकता है। अब देखिए यहां पर आपके मौर्य शासन का स्त्री खंड दीर्घ का है। साम्राज्य के नीचे प्रांत होते थे, प्रांत से नीचे क्या होते थे आपके आहार या विषय होते थे। अब देखिए साम्राज्य के नीचे प्रांत के नीचे की इकाई थी आहार या विषय, और विषय का जो मुखिया होता था वो प्रांतपति होता था, वो सॉरी विषयपति, और प्रांत का पे जो मुखिया राजकुमार हुआ करते थे, और साम्राज्य में आप जानते हैं कि सम्राट होता था। स्थानीय जो होते थे ये 800 गांव का समूह था। द्रोणमुख आपके 400 गांव का समूह था। खारवटिक जो था 200 गांव का समूह था, और संग्रहण आपका 100 गांव का समूह था। ये कूट मिलान के लिए पूछे जा सकते हैं। स्थानीय इसमें सबसे बड़ा था 800 का, द्रोण 400 का, खारवटिक 200 का, और संग्रहण आपके 100 का। देखिए गांव की जो सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी, ये ग्राम होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। आहार या विषय का कौन होता था, विषयपति होते था। ठीक है, अब देखिए यहां आप देखेंगे तो मौर्य काल में हमें आपको 6 समितियां दिखती थी। इन 6 समितियों में क्या होते थे, प्रत्येक समिति में 5 होते थे, कुल मिलाकर के 30 लोग इन समितियों में डिवाइड रहते थे, है ना। प्रथम समिति थी वो उद्योग शिल्पों की निरीक्षण करती थी। यहां से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, रट्टा मार के जाइएगा। उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय समिति थी ये विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय जो थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा करती थी। चतुर्थ समिति थी वो व्यापार और वाणिज्य करती थी। पंचम समिति थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। जबकि छठी जो समिति थी वो बिक्री कर वसूल किया करती थी। इनमें से ध्यान रखना सारी की सारी समितियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट समितियां हैं। अब देखिए संगम जो वंश है वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने उसका एक अलग वीडियो और बनाया है। जो छोटे छोटे मैं वीडियो बना के दे रहा हूं आप उसे एक बार जरूर देख के जाइएगा। संगम साहित्य देखा जाए तो इसमें तोलकप्पियम किसकी रचना है, तोलकप्पियर की रचना है। शिलपतिकारम किसकी रचना है, इलंगो आदिकल की रचना है। मणि मेखला किसकी है, शीतल सत्यनारायण की है। जीवक चिंतामणि कौन सी है, यह है तिरुवंतुकदेवर की रचना है। कुरल देखो ये आपको इनमें से कोई ना कोई एक पुस्तक जरूर मिलनी चाहिए। तिरुवल्लुवर की रचना है। पुत्तुपत्तु 10 गीतों का संग्रह है, जबकि परितुपत्तु 4 शासकों की शौर्य गाथाओं का वर्णन है। एतुतोके ये कई बार आया है कि कौन सा ग्रंथ 8 गीतों का संग्रह है, तो एतुतोके 8 गीतों का संग्रह है। ऐनानुरु रुद्र शर्मन की रचना है, और मरुगप्पन आपका नकीरन मरुगरपादय नकीरन की रचना है। इसे आप इग्नोर कर सकते हैं एक बार के लिए। देखिए पांड्य के संचरण में संपन्न संगम में सर्वाधिक प्राचीन वंश आपका चेर का है। ध्यान रखना चेर का सबसे ज्यादा आपका उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, चेर का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। अब देखो गुप्त काल में कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, जैसे आपका ऋतुसंहार कालिदास, मेघदूत कालिदास, कुमार संभव कालिदास, रंगू संभव कालिदास की रचनाएं हैं। मालविकाग्नि मित्रम क्या है, कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास की रचना है। देखिए विशाखादत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम इसकी रचना है। काव्य दर्शन की बात करें तो ये दंडिन की रचना है। 10 कुमार चरित्र भी दंडिन की रचना है। दंडिन की 2 रचना है, काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र। भास की जो 3 रचनाएं हैं, सुपन वासवदत्ता, चारुदत्ता और अरुभंग।
हर्षद की बात करें तो देखिए बाणभट्ट ने जो लिखी है वो आपकी हर्षचरित और कादम्बरी लिखी है, जबकि हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी थी, नागानंद, प्रियदर्शिका एंड द रत्नावली। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, किसकी? भारवी की रचना है। बत्सवटी ने लिखा रावण वध, अमर सिंह ने लिखा अमर कोश और चंद्र गोविंद ने लिखा चंद्र व्याकरण। बुद्ध घोष ने लिखा वो है विशुद्धिमग। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। बृहत संहिता जो है और पंच सिद्धांत का, ये आपकी ब्राह्मण की रचनाएं हैं। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट की, आर्यभट्ट की और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचनाएं, ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिद्धसेन ने लिखी न्यायावतार, सिद्धसेन की क्या है? न्यायावतार लिखी। विष्णु शर्मा ने लिखी पंचतंत्र है। कामंदक ने लिखा नीतिसार या नीतिशास्त्र। बादशाह ने लिखा कामसूत्र। चरक ने लिखा चरक संहिता और शूद्रक ने लिखा मृच्छ कटिकम। ठीक है। और योगाचार, यहां पर एक और छूट गई है, योगाचार, ये असंग की रचना है, असंग की रचना है। ठीक है, कौन सी? योगाचार। अब गुप्तकालीन कुछ मंदिर हैं, जैसे भूमरा का जो नागौद का जो भूमरा मंदिर है वो शिव को समर्पित है। तिगवा जबलपुर विष्णु मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जहां विमान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। सिरपुर बात करें तो ये ईंटों का बना हुआ लक्ष्मण मंदिर है। उदयगिरी ये विष्णु मंदिर है। भीतरगांव जो कानपुर के पास है, ईंटों का बना हुआ मंदिर है। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ धम्मिक स्तूप है, ईंटों का बना हुआ ये स्तूप है। भीतरी जो है वो ईंटों का मंदिर है। नालंदा बौद्ध विहार था। नागौद खो में ये भी क्या है? ये आपका खो में भी क्या है? आपका शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर है। अब यहां पर प्रशासनिक इकाई गुप्त काल की बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। कैसे? देश का अधिकारी गोरना, प्रशासनिक इकाई थी भुक्ति, उपरिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान पूछी जा सकती है। भुक्ति, विषय का विषयपति, पेट का पेटपति और गांव का ग्रामपति या महत्तर। क्या होता था? महत्तर। ध्यान, गुप्त काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति मिली है। गुप्त शासकों में तो ये जो कविराज की उपाधि है वो समुद्रगुप्त की है। किसकी है? समुद्रगुप्त की है। इसमें तो महोदय ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। अब यहां पर पूछे जा सकते हैं जो सुदर्शन झील है, ध्यान रखना यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को लगातार कई बार देख के जाइएगा। चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कहां पर? गुजरात के गिरनार में। और वहां पर रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त तब वहां का जो शासक था पुष्यगुप्त था, यानी चंद्रगुप्त तो मेन हेड था और वहां का प्रांत में जो था वो पुष्यगुप्त था। अशोक के समय वहां का यवन शासक तुषास्प था। रुद्रदामन के समय वहां का प्रांतपति सुविशाख था और स्कंदगुप्त के समय वहां का प्रांतपति चक्रपालिक था। बच्चों ध्यान रखना, ये कूट मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। आशा है आप इस बात को समझ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब यहां पर कुछ मंदिरों की मैं बात कर देता हूं, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। लिंगराज मंदिर नागर शैली बना हुआ है, आप जानते हैं उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, नागर शैली में, अनंत वर्मा ने बनाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में है, नरसिंह देव ने बनवाया था। खजुराहो के जो मंदिर हैं ध्यान रखना वो नागर शैली बने हुए हैं और चंदेल शासकों ने बनाए थे। खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? खजुराहो में है। यह अच्छा, कंदरिया महादेव का मंदिर है, नागर शैली में और धंगदेव चंदेल के द्वारा बनाया गया। मोस्ट रिपीटेबल ये प्रश्न है। मोढेरा का सूर्य मंदिर नागर शैली में है जो कि गुजरात में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर नागर शैली में है, इसे राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। देखिए कैलाशनाथ ये आपको मिल सकता है, कैलाशनाथ, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बेसर शैली में, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये पूछा जा सकता है आपसे। साथ ही बात मैं करूं तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, बेसर शैली में है और गुप्त काल में बनाया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं बेसर शैली में, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। मामल्लपुरम का जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में है, पल्लव शासकों ने बनवाया। कैलाश मंदिर जो कांची में है द्रविड़ शैली में, पल्लव वंश ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में, राजराज चोल ने बनवाया था। ठीक है, और गंगा कोंड चोलपुरम का जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में है और ये किसने बनवाया था? ये राजेंद्र चोल ने बनवाया था।
तिरुमलाई का मंदिर द्रविड़ शैली में और पांड्य शासकों ने से बनवाया था। अब देखो नागर शैली की जो यहां से प्रश्न इस बार आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते थे और आधार से लेकर सिर तक द्रविड़ शैली के मंदिरों का आकार अष्टभुज या बेसर। देखिए यहां पर क्या है, नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय है, ठीक है, और द्रविड़ शैली के मंदिर अष्टभुज और बेसर शैली के अर्धगोलाकार होते हैं, ठीक है। नागर शैली के मंदिरों के सिरों पर एक खड़ी रेखा की प्रधानता होती थी, इसे रेखी शिखर कहते थे, ध्यान रखना, ठीक है। वर्गाकार और ऊपर की तरफ ये वक्र होते हुए शिखर मंदिर की इनकी विशेषताएं थी। द्रविड़ शैली के मंदिर आयताकार और शिखर पिरामिड होता था। कैसे होता था? शिखर पिरामिड का होता था और गर्भ के चारों ओर क्या होता था? प्रदक्षिणा पथ होता था। किसमें? प्रदक्षिणा पथ होता था। महत्वपूर्ण है, मंदिरों के अनेक इस तरीके जो गोपुरम है वो द्रविड़ शैली की विशेषता है। किसकी? द्रविड़ शैली की विशेषता है। बेसर शैली में देवल, गर्भगृह और जगमोहन। जगमोहन किसकी विशेषता है? बेसर शैली की विशेषता है। गोपुरम द्रविड़ शैली की और जगमोहन बेसर शैली की है, ठीक है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिंगराज का मंदिर पूर्व विकसित आर्य नागर शैली का उदाहरण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ध्यान रखना। खजुराहो के देखो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, मैंने पहले बता ही दिया है। और यहां पर ये देखो, ये ना जो खजुराहो के मंदिर की जो विशेषता है वो शिखर और उरु श्रृंग है। शिखर और उरु श्रृंग क्या होता है? मैंने शिखर और उरु श्रृंग है, ठीक है। और इनका निर्माण चबूतरों पर किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में ओसिया नामक गांव में एक मंदिर प्राप्त हुआ है जो ब्राह्मण और जैन मंदिर है। गुजरात की बात करें तो सोलंकी राजाओं ने यहाँ पर मंदिर बनवाए थे, जिसमें से मोढेरा का सूर्य मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये बहुत महत्वपूर्ण है और धारणा ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। अब यहाँ पर है जो दक्षिण के जो मंदिर थे वो शिला वास्तुकला के उदाहरण हैं और एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम में इनकी आप झलक देख सकते हैं। महाबलीपुरम का पल्लव शिला वास्तुकला में हमें द्रविड़ शैली की प्रारंभिक अवस्था वहां पर दिखाई देती है। एलोरा यहाँ के मंदिर बौद्ध विहारों का अनुकरण करते हैं। दशावतार मंदिर पहले के बौद्ध विहारों की ही यहाँ पर बात है। एलोरा का मंदिर जो है ना, इस मंदिर का आकार पट्टडकल के चालुक्य जो कालीन विरूपाक्ष मंदिर है उसके अकॉर्डिंग है और ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको मिल सकता है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, आपका कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अब देखो एलिफेंटा की विशाल मंदिर, 83 मूर्तियां, जिसमें त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। द्रविड़ शैली के मंदिर की बात करें तो द्रविड़ शैली की स्थापना पल्लव नरेशों के शासन काल में हुई। अब यहाँ पर कुछ शैलियां जो क्षेत्रीय शैलियां हैं बहुत महत्वपूर्ण शैलियां हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। महेंद्र वर्मन शैली है और इसने महेंद्र वर्मन शैली ने दक्षिण भारत में हिंदू गुफा मंदिरों का निर्माण किया था। मामल शैली का विकास नरसिंह वर्मन के समय हुआ था। मामल की उपाधि थी इसलिए इसे मामल शैली कहते हैं। देखिए इसके उदाहरण क्या है, नरसिंह वर्मन मामल्य था, इसने मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम के नगर बनवाए थे। अब यहां पर देखिए महाबलीपुरम का शिव मंदिर और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यह भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। मामल शैली के के अंतर्गत दो प्रकार के मंदिर आते हैं, एक तो रथ मंदिर और एक मंडप। यही प्रश्न पूछा जा सकते हैं। मामल शैली में सप्त पैगोड़ा बने हुए हैं, ठीक है, रथ मंदिर है और इन रथ मंदिरों की संख्या आपकी कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। इन रथों का विकास बौद्ध विहार और चैत्यों से हुआ है। इनमें द्रौपदी रथ अलग शैली का है। बिहारों में विकसित रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर धर्मराज रथ है, भीम रथ है, गणेश रथ है और सहदेव रथ है। ये चैत्य भवनों पर आधारित हैं। राजसिंह शैली में स्वतंत्र मंदिरों का विकास राजसिंह के समय हुए, ठीक है। अब ये इस शैली के उदाहरण कौन सा है? तटीय शोर मंदिर। कौन सा? तटीय शोर मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ का पेरुवल मंदिर है। ये किसके हैं? राजसिंह शैली पर है। किसमें? राजसिंह शैली पर है। पल्लव वास्तुकला की विशेषताएं कांची के कैलाशनाथ मंदिर में मिलती है, ठीक है। कांचीपुर के मुक्तेश्वर मंदिर है और मातंगेश्वर मंदिर है। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण की मैं बात कर लेता हूँ। तो सिकंदर के आने से पहले भारत के बारे में किसने लिखा है?
सबसे पहले स्काईलैक्स ने लिखा, फिर हेकेटिस ने लिखा, हेरोडोटस ने लिखा और टेसियस ने लिखा। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस को कहते हैं क्या इतिहास का जनक। ठीक है। अब चीनी यात्री फाइयान के बाद सुंगयुंग आया था, फिर हुइनजांग आया था। तो देखो फाइयान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हुइनजांग आया हर्षवर्धन के समय, उसके बाद इत्सिंग, मातवालिन, फिर है चाउजू कुआ। मुस्लिम यात्रियों का क्रम देखें तो इब्न खुर्दादब, सुलेमान, अल मसूदी और अल बरनी। सिकंदर के साथ कौन लोग आए थे? तो सिकंदर के साथ देखिए नियार्कस, ओनेसिक्रिटस एंड द अरिस्टोबुलस आए थे। ओनेसिक्रिटस ने क्या किया था? सिकंदर की जीवनी लिखी थी। सिकंदर के बाद कौन यूनानी आया? तो मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस है। मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी कौन सी? आपका इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस जो आया था ये सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के समय आया था। डायनोसियस ये टॉलमी फिलोडेल्फस जो मिस्र का शासक था उसका राजदूत था और ये बिंदुसार के समय आया था। और ये अशोक दोनों, क्यों? तो अशोक उस वक्त गद्दी बैठा था तो ये दोनों अशोक के समय में दिखाई देते हैं। अन्य की बात करें तो डायोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी और जस्टिन ये अन्य यूनानी हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है और इन्हें रोमन क्लासिकल लेखक कहा जाता है। देखिए मैं अब ये वीडियो बहुत तेजी से बनाऊंगा, आप इसको देखते जाइएगा और मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपकी 9 तारीख को जो मैं वीडियो दूंगा वो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। 9 और 10 को आपको लगभग मैं जो वीडियो दूंगा वहां से आपको इतने अंक आ जाएंगे कि आपका एग्जाम बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।